हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम लेकर आ गए हैं अपनी मल्हार बुक के सेकंड चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो आप सभी जो है इस बुक को लेकर थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि भाई एनसीईआरटी सीबीएसई ने नया बुक दिया है आपको। तो भाई जब हम लोग हैं तो किस चीज़ का डर है। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर तो हमने आपको करा दिया, सेकेंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अब चलते हैं हम अपने सेकेंड चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मीन्स हो गया कि जो आपकी बुक है उसमें सेकेंड चैप्टर के बाद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज दिए गए हैं, ठीक है। हम उन्हें करेंगे। इनको आपके दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया। पहला है पार्ट से और दूसरा है पार्ट से आगे। अब ये क्या है, पहले डिफरेंट आप समझ लो क्या है। जो पार्ट से के अंदर जो एक्सरसाइज आ रही हैं आपके पास में, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके चैप्टर रिलेटेड है, ठीक है। चैप्टर में जो सारी चीज़ें दी गई हैं उससे रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट जो आपका आ रहा है पार्ट से आगे, यानी कि सिचुएशंस आपके सामने जो हमने चैप्टर पढ़ा वो तो रहेगा ही, लेकिन अब क्वेश्चंस आपको अपने हिसाब पूछे जाएंगे कि आप इस सिचुएशन में होते तो आप कैसे करते। यानी कि लाइक समझ लीजिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो जिनकी जड़ें तो आपकी चैप्टर से रहेंगी, लेकिन आपको उससे बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, उसके आगे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके के सेक्शन है। एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पेशेंस के मैं, लेकिन तब भी आपको जल्दी जल्दी फटाफट करा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 7 की हिंदी है, मल्हार बुक हमारी दी गई है 3 बुद्धिमान। सेकेंड चैप्टर है ये हमारा, इसका हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि दो सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन हम करेंगे पार्ट से, जिसके अंदर अलग अलग एक्सरसाइजेस दी गई हैं। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज हमारी आ रही है वो है मेरी समझ से, यानी कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें मेरी समझ से मुझे उत्तर देने हैं, ठीक है। देखिए क्या है, अब इसमें का दिया गया है, लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा यानी कि स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक से अधिक उत्तर दे सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो अब हमने लोक कथा पढ़ी है। अब हमारे पास सामने क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शन है, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, इनमें हमें देखना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा, ठीक है। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। अब उन्होंने दूसरी तरह का धन संचय करने के लिए बोला था, ठीक है, बोला था ना। अब इसका क्या अर्थ था, खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, ऊंट का व्यापार करना, या गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना। तो पिताजी ने जो दूसरी तरह का धन संचय करने के लिए बोला था उसका मतलब क्या था, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। तो ये सही है, इसके आगे हम स्टार बना देंगे छोटा सा, ठीक। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें। चलिए ऑप्शंस पहले पढ़ते हैं तब देखेंगे। बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। नेक्स्ट है, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए नहीं। तो देखिए इसमें दो हमें बिल्कुल सही लग रहे हैं, ठीक है। पहला तो ये सेकंड और दूसरा थर्ड, लेकिन थर्ड को हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए क्या दिया है, किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी। धन की तो बात ही नहीं हुई है ना। दो तो सही चीजें ज्ञान और बुद्धि, लेकिन इसमें जो धन आ गया एलिमेंट ये नहीं था। तो हमारा सही क्या है, दूसरा वाला। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया। राजा ने क्यों उनकी बुद्धिमानता पर विश्वास किया, चलिए देखते हैं। भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया था, बिल्कुल सारी तर्क दिए थे। राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था, ऐसा नहीं था। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच की थी, नहीं, पेटी की जांच तो करी थी पर ऊंट की नहीं करी थी उन्होंने। भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था, ऐसा भी नहीं था। तो सही आपका क्या है, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया था, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर ऊंट अंधा है तो उसका तर्क भी दिया था कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वो अंधा है,
ठीक है, कि एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता। चौथा प्रश्न है, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा पात्रों और घटनाओं के आधार पर आपको बताना है कि राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है। दोषियों को कड़े से कड़ा दंड देना हर समस्या का बड़ा समाधान है, सबसे बड़ा समाधान है। नेक्स्ट है, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, ये भी सही है। राजा को प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है, ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, नहीं। तो इसमें सिर्फ एक सही है, वो क्या है, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अगर आपके सामने कोई आता भी है तो पहले जांच करो वो सही है कि गलत है, बस ऐसे ही सुना देना हमें नहीं लगता सही है। चलिए अब आ जाते हैं खा के में का हमने देख लिया। खा में क्या दिया है, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हों, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं ये बताने। तो अब ये जो अभी हमने का वाला सेक्शन किया जिसमें 4 क्वेश्चन के आंसर्स दिए, अब आपने ये आंसर्स क्यों चुने हैं आपको ये बताना है। ठीक है, हो सकता है आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने अलग अलग चुना हो, लेकिन आपने क्यों चुना है आपको ये बताना है। मैं उपरोक्त उत्तर इसलिए चुने क्योंकि लोक कथा में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि भाइयों की पैनी दृष्टि और बुद्धि ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके पास धन नहीं था, पैसा नहीं था, सोना चांदी नहीं था, लेकिन उनकी बुद्धिमान था और उनकी पैनी दृष्टि ही उनके पास थी। उनके पिता ने उन्हें यही सलाह दी थी और उन्होंने उसी का उपयोग करके ऊंट और पेटी के बारे में सटीक जानकारी दी। राजा ने भी उनकी बातों को तर्क और जांच के आधार पर सही माना। अपने मित्रों के साथ चर्चा में मैं ये समझाऊंगा कि कहानी का मुख्य संदेश बुद्धि और अवलोकन की शक्ति है और यही कारण है कि मैंने ये उत्तर चुने। तो कहानी में जो चीज़ हमें समझाई गई है मैंने उसी बेसिस पे ये सारे आंसर्स लिए हैं जो कि क्वेश्चन चैप्टर में दिए भी गए हैं, है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। क्या दिया गया है भाई, हमने पहला दिया मेरी समझ से, अब है पंक्तियों पर चर्चा। कुछ पंक्तियां वक्तव्य में बोली गई हैं, उन पर हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। क्या चर्चा, चलिए देखते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। ठीक है, अब इन पंक्तियों को हमें पढ़ना है, हमें क्या समझ में आया हमें ये लिखना है। चलिए, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि, ऐसे उन तीनों भाइयों के पिता ने बोला था। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में उन्नत नहीं रहोगे। ये बात किसने बोली थी, ये बात उस किसान ने बोली थी अपने तीनों बेटों से। ठीक है, वो 3 बुद्धिमान भाई थे। ठीक है, अब इससे आपको क्या समझ में आया अब आपको ये बताना है। देखिए अर्थ क्या आया, इस पंक्ति में पिता अपने बेटों को समझाते हैं कि सच्चा धन पैसा या सोना चांदी नहीं है, बल्कि पैनी दृष्टि, सावधानी से देखने की क्षमता। पैनी दृष्टि का मतलब है किसी भी चीज़ को आप बहुत डीपली एनालाइज करो, बहुत सावधानी से देखो, और तीव्र बुद्धि यानी कि समझ और तर्क की शक्ति है। यानी कि किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो तो उसमें आपने क्या समझा, अगर आपको उस पर तर्क देना पड़े तो आप कितने अच्छे शब्दों में उसका तर्क दे सकते हो। ठीक, यह धन कभी खत्म नहीं होता और जीवन में हर कमी को पूरा करता है। इससे व्यक्ति हमेशा दूसरों से बेहतर स्थिति में रहता है। तो ये तो पंक्तियों का हमने अर्थ बता दिया। अब मेरे विचार क्या हैं इस बारे में। यह पंक्ति मुझे बहुत प्रेरणादायक लगती है क्योंकि यह बताती है कि ज्ञान और समझ ही सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इससे हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारे सामने कुछ भी आएगा इसका हम समाधान बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए खा आ जाते हैं। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णता समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए। ये भी बात पिताजी ने कही थी। ठीक है, हर चीज़ को हमें पूरी तरीके से समझना है। अब इस पंक्ति का अर्थ क्या है देखिए, इस पंक्ति में पिता बेटों को सलाह देते हैं कि वे अपने आसपास की हर चीज़ और परिस्थिति को ध्यानपूर्वक देखें और पूरी तरह समझने की कोशिश करें। कोई भी बात उनकी नज़र से नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी हो कभी छूटनी नहीं चाहिए। अब इसमें विचार, मेरे विचार भी तो हम बताएंगे क्योंकि पूछा गया है कि आपको अपने विचार भी रखने हैं।
यह पंक्ति सिखाती है कि हमें हमेशा जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में सही निर्णय ले सकते हैं। यानी कि कोई कठिन परिस्थिति हो तो उसमें भी हम ये निर्णय ले सकते हैं। गा यानी कि तीसरा हमारे, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया। अब ये भाई में तीनों में से बोला किसने बोला? हमने भाई अपने परिवेश में हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखा है और बुद्धि से सोचने का प्रयास किया है। ठीक है, अब इसका अर्थ लिखेंगे फिर विचार। अर्थ क्या है? इस पंक्ति में भाइयों ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही अपने आसपास की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखने और समझने की आदत डाली। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत और समय लगाया है। भाई देखिए, ऐसे ही नहीं आ जाता, किसी भी चीज़ के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो भाइयों ने भी बचपन से जब ये सारी चीज़ें करी तो उसके लिए उनको बहुत मेहनत लगी। विचार क्या है? यह पंक्ति हमें सिखाती है कि किसी भी कौशल को विकसित करने के लिए समय और मेहनत की ज़रूरत होती है। भाइयों की तरह हमें भी अपने अवलोकन और सोच को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करना चाहिए। तो हमें भी अपने अंदर, भाई देखिए, कोई भी चीज़ एक बैक नहीं आएगी। हम जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ों को देखेंगे समझेंगे नहीं, तब तक वो हमारे साथ नहीं होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर? मिलकर करें मिलान। अब हमें कॉलम दिए गए हैं, इन कॉलम्स को हमें मिलाना है, लेकिन किस बेसिस पे मिलाना है पहले ये समझते हैं। क्या दिया है? इस लोक कथा में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं। यानी कि चैप्टर्स में से कुछ सेंटेंस यहाँ स्तंभ 1 में रखे गए हैं। उनके भाव या अर्थ से मिलते जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अब उनके अर्थ जो है वो कहाँ है? स्तंभ 2 में है। आपको स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। ठीक है, पहला वाक्य। अब इसका अर्थ हम यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पर है, थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया। ये हुआ ना, ये तो यहाँ पर ये क्या हुआ? पहले का यहाँ पर आएगा ये दूसरा। ठीक है, ये हो गया पहले का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं, हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। बचपन से ही आदत हो गई नहीं, हम चाहे जहाँ भी हो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो दूसरे का हमारा क्या हो गया? ये 5वां। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें सारे मिलाने, और हमने आपके लिए मिलाकर रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, पहला क्या था? कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। तो इसका अर्थ क्या था? थोड़े समय बाद पिता का देहांत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। इसका हमने नंबर 5 में लाया था। हम चाहे जहां भी हो हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तीसरी पंक्ति थी, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। शंका मतलब होता है डाउट। ठीक है, नहीं हमें इस पे कुछ डाउट है, इस तरीके से। घोड़े पे सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। उन्हें उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। चौथा है, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। इसका अर्थ क्या रहेगा? बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। नंबर 5 है, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था। तो यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ दिया है, नंबर 3 वाला पॉइंट था, लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे व्यक्त करें। जैसे उन्होंने बता दिया था ना कि अनार है पेटी में, वो भी कच्चा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, सोच विचार के लिए। अब आपको सोचना है। क्या है? लोक कथा को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। भाई लोक कथा तो हमने पढ़ी हुई है, अगर आप में से जो लोग नहीं समझ पाए हैं एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा, और उसी के आधार पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर्स हमें देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पहला, तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया। अब उनकी तो भाई पैनी दृष्टि थी, सूक्ष्म अवलोकन था, है ना। तो सबसे बड़े भाई ने कैसे बताया? देखिए क्या है। सबसे बड़े में उन्होंने सड़क पर ऊंट के पैरों के निशान देखे जो बड़े और गहरे थे। भाई जानवर जितना भारी होगा, बड़ा होगा, जमीन में उसके निशान उतने गहरे बनते हैं। इससे उन्हें पता चला कि एक बड़ा ऊंट वहां से गुजरा है। साथ ही घुड़सवार को चारों ओर देखते हुए देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि वह कुछ खोज रहा है।
नेक्स्ट है मंझले भाई। उन्होंने देखा कि सड़क के बाएं ओर की घास खाई गई थी, लेकिन दाएं ओर की घास वैसी ही थी, क्योंकि उसने बताया था कि भाई एक आंख से अंधा है, दाईं आंख से। इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता, क्योंकि वह केवल एक ओर की ही घास खा रहा था। नेक्स्ट है सबसे छोटे भाई ने। सबसे छोटे भाई ने क्या बताया था कि ऊंट के ऊपर एक महिला और बच्चा है, ये चीज़ उसने बताया था। उन्होंने एक जगह ऊंट के घुटने टेकने के निशान देखे, साथ ही वहां एक महिला और के जूतों और छोटे बच्चे के पैरों के निशान देखे। इससे उन्हें पता चला कि ऊंट पर एक महिला और बच्चा सवार थे। तो इन्होंने हर एक चीज़ को सूक्ष्म अवलोकन किया, इसलिए उन्हें ये सारी चीज़ें पता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता? लोक के आधार पर समझाइए। तो मुझे तो सबसे ज्यादा जो दिया गया है वो है अवलोकन, किसी भी चीज का सूक्ष्म अवलोकन, बहुत ही डीपली एनालाइज करने का, जो है एक भी बारीक चीज नहीं छोड़ने की बात कही है। देखिए क्या है, इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व अवलोकन को दिया गया है ना? बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर हर एक चीज को बहुत डीपली जो है वो लोग देख रहे थे, है ना? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? क्योंकि उनके सामने जो परीक्षा राजा ने प्रस्तुत करी उसको उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से पास कर लिया, यानी कि उसको उन्होंने एकदम सही तरीके से बताया कि उस पेटी में क्या है और कैसा है ना? तो उस चीज को उन्होंने सही से बताया था। देखिए क्या है, राजा की सोच इसलिए बदली क्योंकि भाइयों ने पेटी में कच्चे अनार के बारे में सही अनुमान लगाया, जिसे राजा ने जांचकर सत्यापित किया था। ठीक है, राजा ने बाद में पेटी खुलवाई और देखा था कि भाई उसमें कच्चा अनार है। फिर भाइयों ने तर्क के साथ समझाया कि उन्होंने ऊंट के बारे में कैसे जाना, जैसे पैरों के निशान, घास की स्थिति और जूतों के निशान। ये चीज उन्होंने बताई, तर्क के साथ समझाई। फिर है, उनकी बुद्धिमत्ता और सच्चाई ने राजा को प्रभावित किया और उसने महसूस किया कि वे चोर नहीं बल्कि असाधारण बुद्धिमान लोग हैं। तो ये चीज उन्होंने खुद अपनी बुद्धि के बल पे राजा को समझाया और राजा ने उन्हें निर्दोष मान लिया। नेक्स्ट है, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए थे जिससे उसे अपना ऊंट मिल जाता? जब ऊंट का स्वामी वहां से गुजरा तो भाई जिस तरीके से तीनों भाइयों ने चीजें बताई, तो इसी से ऊंट के स्वामी को यकीन हो गया कि भाई इन तीनों ने चोरी की है। लेकिन मेरे हिसाब से घुड़सवार को उनकी बात पर थोड़ा सा यकीन करके आगे देखना चाहिए था, तो उनके बच्चे, बीवी और बच्चे मिल जाते, है ना? ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर संदेह किया क्योंकि भाइयों ने ऊंट के बारे में ऐसी सटीक जानकारी दी, जैसे उसका आकार, एक आंख से ना देखना और उस पर सवार महिला और बच्चा, जो बिना देखे कोई नहीं बता सकता था। ठीक है, कोई नहीं बता पाएगा बिना देखे, जाहिर सी बात है। स्वामी को लगा कि इतनी जानकारी केवल चोर ही दे सकते हैं, क्योंकि उसने स्वयं इस बारे में कुछ नहीं बताया। भाई मेरा ऊंट है, मैंने तुम्हें बताया नहीं, तो यानी कि तुमने मेरे ऊंट को चुराया है, इसलिए तुम सारी चीजें बता रहे हो, है ना? हमें क्या करना चाहिए था? अगर इस जगह हम होते तो हमें क्या करना चाहिए था? स्वामी को भाइयों पर संदेह करने के बजाय उनकी सलाह मानकर उस दिशा में जाना चाहिए था जहां उन्होंने ऊंट के जाने की बात कही थी। जहां उसने कहा था कि भाई यहाँ पे आपको मिलेगा, आप जाते हैं वहां पर। उसे भाइयों से और जानकारी मांगनी चाहिए थी, जैसे निशानों के आधार पर ऊंट कहाँ जा सकता है। कि भाई वो बोल रहा कि भाई तुम, उसने तो सीधे ये बोल दिया कि भाई तुमने चोरी करी है। स्वामी को ये भाई करना चाहिए था कि अच्छा तुम्हें कैसे पता, कि भाई तुम उसी जगह पूछ लेते ना, और तुम बताओ और कहाँ ये निशान जा रहे हैं, तो मैं जल्दी से जो है ऊंट को ढूंढ लूँ। वह भाइयों की मदद ले सकता था, क्योंकि उनकी पैनी दृष्टि से ऊंट को खोजने में आसानी होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है? ये भाई पिताजी भी बहुत बुद्धिमान थे, पराक्रमी थे, है ना? ये चीज़ पता चलती है ना। चलिए देखिए क्या है, पिता ने ये सलाह दी क्योंकि उन सबसे पहले दो क्वेश्चन है ना, पहले क्यों सलाह दी? तो सलाह इसलिए दी क्योंकि भाई धन संपत्ति हमारे साथ से जा सकती है, लेकिन हमारे पास हमारी बुद्धि कोई नहीं चुरा सकता।
पिता निर्धन थे और उनके पास रुपए पैसे या सोना चांदी नहीं था, इसलिए उन्होंने बेटों को सलाह दी कि वे पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि को संचित करें, जो सच्चा और स्थायी धन है, क्योंकि ये सही धन है और हमेशा हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट है, वे चाहते थे कि उनके बेटे जीवन में किसी पर निर्भर ना रहें और अपनी बुद्धि से हर समस्या का समाधान निकालें, किसी पे डिपेंड नहीं हो। तो क्या करें, ये अपनी इस निकाल सकते हैं कि नहीं हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़े, ऐसा नहीं। पिता के बारे में हमें क्या पता चलता है? अब पिता की हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पिता की क्या विशेषताएं थी, या स्वभाव आधारित विशेषताओं को बताइए, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो देखिए क्या है, पहला है वो बुद्धिमान थे। पिता को जीवन का गहरा ज्ञान था कि बुद्धि और अवलोकन ही सबसे बड़ा धन है, ठीक है। दूसरा, दूरदर्शी थे, मतलब आगे क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि एट प्रेजेंट की चीज़ें सोचते हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर की सोचते थे। उन्होंने बेटों को भविष्य के लिए ऐसे सलाह दी जो उन्हें हमेशा काम आएगी। क्या? हमेशा काम आएगी। प्रेरणादायक, उन्होंने निर्धनता के बावजूद अपने बेटों को आत्मविश्वास और मेहनत का पाठ पढ़ाया कि ठीक है तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तब भी तुम मेहनती बने रहो, अपनी बुद्धि को तीव्र रखो, तो तुम्हारे पास धन अपने आप आएगा। और यही हुआ, देखिए, है ना। सकारात्मक, उन्होंने कमी को कमजोरी नहीं माना, बल्कि बेटों को नई संभावनाएं दिखाई। अब देखिए इसमें क्या था, उनके पास कमी किस चीज़ की थी? पैसे की। तो वो पैसे की कमी को रोते नहीं रहे, उन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट निकाला कि भाई पैसा हम किस चीज़ से अर्जित कर सकते हैं, हम अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से अर्जित कर सकते हैं, तो उसको तेज करो। हमारे पास आज पैसा नहीं है, अगर हमारी बुद्धि तेज हो जाएगी, हम मेहनती रहेंगे, तो हमारे पास पैसा आएगा। अब जैसे ये होता है ना, मम्मी पापा क्यों बोलते हैं कि भाई पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर्स लेकर आओ, उससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आपको है, क्योंकि आगे चल के जो है आपको बड़े होकर जब कमाना होगा, तो आपकी ये शिक्षा, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका मेहनती होना आपको आगे बहुत काम आने वाला है, आप खूब पैसा कमा पाओगे, ठीक है। जो बुद्धिमान है, जिसने अच्छी से पढ़ाई करी है, जो मेहनती है, वो अच्छी पोस्ट पे रहेगा और अच्छा पैसा कमाएगा और आराम की जिंदगी जिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कि भाई राजा के बारे, अब इसमें जो पूछा गया, ऐसे राजा की विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है एक तरीके से। चलिए देखते हैं क्या है। राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली ही के निष्कर्ष क्या है? देखिए, पहला तो वो क्या है? निष्पक्ष व्यक्ति है। अब घुड़सवार उसकी प्रजा का हिस्सा था, वो चाहता तो वो मान लेता कि ठीक है भाई, ये तो मेरी प्रजा है, ये 3 तो हमारे यहाँ मेरे राज्य में बाहर से आए। वो किसी के पक्ष में नहीं गया, उसने परीक्षा ली। राजा ने भाइयों को तुरंत दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता की जांच की कि भाई उन्होंने ऊंट के बारे में ऐसे कैसे बता दिया। यह दिखाता है कि वह निष्पक्ष निर्णय लेता था। नेक्स्ट है जिज्ञासु, वह भाइयों की असाधारण बुद्धि को परखना चाहता था, इसीलिए उसने पेटी की परीक्षा आयोजित की। वो चाहता था कि भाई अगर ऊंट को उन्होंने इस तरीके से बता दिया है, तो यानी कि इनके अंदर कुछ खास बात है, और अगर नहीं बता पाएंगे तो ये चोर है ना। तो इस तरीके से उन्होंने परीक्षा ली। तार्किक, यानी कि जो है तर्क बेस, सबूत आप दीजिए, आर्गुमेंट कीजिए कि आपने ये बात कही है तो कैसे कही है। राजा ने भाइयों के जवाबों को तर्क और जांच के आधार पर सत्यापित किया। जैसे पेटी में कच्चा अनार है, भाई उन्होंने परीक्षा ली, उसके बाद पेटी खोल के देखा तो सही निकल गया। प्रशंसक, भाइयों की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उसने उनकी तारीफ की और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। ठीक है। निर्णय लेने में सावधान, उसने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि पूरी जांच के बाद फैसला लिया। ये नहीं था कि भाई ऐसे ही फैसला कर दो, उसने पहले दोनों पक्षों की बातों को सुना, फिर भाइयों की बातों को परखा, उनकी परीक्षा ली और फिर उसके बाद जाकर उन्होंने फैसला दिया, है ना। तो इस तरीके से एक बैग किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहोगे और क्यों?
मुझे तो लगता है कि जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है इनका सूक्ष्म अवलोकन, है ना। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी इस कहानी में। चलिए देखते हैं क्या क्या अपना सकते हैं। मैं भाइयों की पैनी दृष्टि और अवलोकन की विशेषता को अपनाना चाहूँगा क्योंकि, ठीक है, वो जो हर चीज़ को बहुत ही डीपली एनालाइज कर रहे थे, बहुत ही बारीकी से देख रहे थे, वो बहुत अच्छा था। अवलोकन की शक्ति से मैं अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे सकूंगा, जिससे मुझे समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने और हल करने में मदद मिलेगी। यह विशेषता मुझे तार्किक सोच और सही निर्णय लेने में सहायता देगी, जैसा कि भाइयों ने ऊंट और पेटी के बारे में किया। यानी कि उन्होंने हर चीज़ को बहुत ही डीपली देखा, सूक्ष्म अवलोकन जिसका किया। इससे मैं अपने जीवन में अधिक जागरूक और आत्मविश्वास से भरा रहूँगा। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट आते हैं अनुमान और कल्पना से। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपके अपनी इमेजिनेशन पावर से आंसर करना है। चलिए देखते हैं। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। पहला है, यदि राजा के बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता। यानी कि राजा ने जांच नहीं की होती, भाइयों की परीक्षा नहीं ली होती और उन्हें बोल दिया होता कि भाई ये तीनों चोर हैं, तो फिर इसका परिणाम क्या होता, आप बताइए, इस कहानी का अंत क्या होता। चलिए, यदि राजा के बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो भाइयों को सजा मिलती, जैसे जेल या दंड, और उनकी बुद्धिमत्ता का कोई मूल्य नहीं रहता। यानी कि वो इतने बुद्धिमान है, इसका कोई भी मूल्य नहीं रहता। नेक्स्ट है, कहानी का संदेश बदल जाता, जैसे यह दिखाया जाता कि बुद्धि और सच्चाई की जीत नहीं होगी। ठीक है ना। फिर बुद्धि और सच्चाई का क्या मतलब। ऊंट का स्वामी भी अपना ऊंट नहीं खोज पाता क्योंकि भाइयों की सलाह नहीं मिलती। भाई सलाह नहीं देते तो वो ऊंट मिलता ही नहीं, ऊंट तो कहाँ का कहाँ चला जाता, है ना। नेक्स्ट है, राजा की छवि एक अन्यायी शासक की बन जाती और लोक कथा का नैतिक मूल्य यानी कि निष्पक्षता और बुद्धि की शक्ति खो जाता। यानी कि ये कहानी जो हमें सिखा रही थी वो संदेश हमें मिलता ही नहीं। तो इस तरीके से अगर हम उसके अंत को बदलते तो उसमें बहुत सारी चीजें बदल जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान ना लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता। अपने विचार व्यक्त करिए। अगर भाई उस पेटी में क्या है इसका सही अंदाजा नहीं लगा पाते तो राजा तो उन्हें दोषी मान लेता कि भाई ऊंट तुमने ही चुराया है, क्योंकि वो तो तर्क ही इसी बेसिस पे दे रहे थे ना कि हमने हर चीज का बहुत ही सूक्ष्म परीक्षण करते हैं, है ना। तो जब वो उसका उत्तर नहीं दे पाते तो जाहिर सी बात है उन्हें दोषी ठहरा दिया जाता। देखिए, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान ना लगाया होता तो राजा को भाइयों की बुद्धिमत्ता पर संदेह होता कि भाई ये बुद्धिमान नहीं है और वह उन्हें चोर मान लेता। ठीक है, कि भाई ऊंट इन्होंने ही चुराया। भाइयों को सजा मिल सकती थी या उन्हें राजा के सामने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए और कठिन परीक्षा देनी पड़ती। कहानी का अंत दुखद हो सकता था और भाइयों की बुद्धि की प्रशंसा नहीं होती। जो उनकी बुद्धि की प्रशंसा हो रही थी वो होती ही नहीं। ऊंट के स्वामी को भी उसकी संपत्ति नहीं मिलती। भाई ऊंट के स्वामी को ऊंट मिल ही नहीं पाता, नहीं मिलता क्योंकि राजा भाइयों की सलाह पर भरोसा नहीं करता। अब मेरे विचार क्या है, भाइयों का सही अनुमान उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। गलत अनुमान से कहानी या नैतिक संदेश कमजोर पड़ सकता था। यानी कि जो इस कहानी से नैतिक संदेश दिया जा रहा है वो मिलता ही नहीं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है गा हमारा। लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। अब मान लीजिए कि घुड़सवार कहता कि ठीक है, क्योंकि वो बोल रहे थे ऊंट इस दिशा में गया, घुड़सवार कहता है जाओ तुम ढूंढ के लेकर आओ, तो उन्हें कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता। लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें पहले जो प्रॉब्लम आती वो थी भूख और थकान की, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से थके हुए थे, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और जो है उनके पास खाने की भी सारी सामग्री खत्म हो चुकी थी। अब अगर ऊंट ढूंढने जाते तो उन्हें परेशानी और होती, है ना। भाइयों के पास पहले ही खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था और वे थके हुए थे। ऊंट की खोज में और भूख और थकान का सामना करना पड़ता।
ठीक है। नेक्स्ट है रास्ते की कठिनाइयाँ। वे सुनसान घाटियों और ऊंचे पहाड़ों से गुजर चुके थे। ऊंट की खोज में उन्हें और मुश्किल रास्तों में जाना पड़ सकता था। जा सकता ना भाई, ऑलरेडी वो इतना सफ़र तय करके आए थे, अब आगे करने थे तो उन्हें और परेशानी होती। खतरा, जंगल या सुनसान इलाकों में जंगली जानवरों या लुटेरों का खतरा हो सकता था, है ना। सॉरी। स्वामी का संदेह, ऊंट का स्वामी उन पर और अधिक संदेह करता जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती। अगर वो कहते कि भाई हम स्वयं ऊंट को ढूंढ के लाते तो उन्हें लगता कि भाई एक तो इन्होंने ऊंट के बारे में इतना बताया, अब ये खुद ढूंढ जाने की कुछ तो डाउटफुल है ना। नेक्स्ट आते हैं संसाधनों की कमी, उनके पास पैसे या साधन नहीं थे जिससे खोज में परेशानी होती। भाई हम कहीं पर निकलते हैं तो हमें कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, जब वो नहीं हो तो परेशानी बढ़ती है ना, वही चीज़। घा क्वेश्चन है, यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते? अपनी कल्पना साझा करें। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आप सभी अलग अलग तरह की परीक्षाएं ले सकते हो, तो बेझिझक आपके दिमाग में जो आ रहा है वो इसका आंसर लिखना है। लेकिन आंसर कैसे लिख सकते हो ये मैं बता सकती हूँ। चलिए देखते हैं कैसे। यदि मैं राजा होता तो मैं भाइयों की परीक्षा के लिए निम्नलिखित गतिविधियां करता। पहला, गुप्त वस्तु पहचान, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने गुप्त वस्तु क्या रखी थी, अनार रखा था, वैसे ही हम कुछ करते। मैं एक बंद कमरे में 3 अलग अलग वस्तुएं रखता, जैसा एक फल, एक कपड़ा और एक गहना। भाइयों को बिना देखे केवल कमरे के बाहर से निशानों जैसे गंध, ध्वनि या पैरों के निशान से वस्तुओं का अनुमान लगाना होता कि भाई तुम बाहर से अनुमान लगाओ कि ये है क्या। नेक्स्ट है कहानी पूर्ण करना। मैं एक अधूरी कहानी सुनाता जिससे कुछ घटनाएं छूट जाती। भाइयों को अपने तर्क और अवलोकन से कहानी के छूटे हिस्से को पूरा करना होता कि ठीक है जो छूटा है तुम उसको पूरा करो। रहस्यमय निशान, मैं महल के बगीचे में कुछ नकली निशान बनवाता, जैसे टूटे पत्ते, मिट्टी का निशान या बिखरे फूल। भाइयों को इन निशानों से यह बताना होता कि यहाँ क्या हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए बुद्धि की परीक्षा बहुत तरीके से ली जा सकती है, बहुत तरीके से। तो आप क्या क्या कर सकते थे, आप वो सारी चीज़ें इसमें लिखिए। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट हमारी गतिविधि है शब्द से जुड़े शब्द। क्या दिया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। अब जैसे यहाँ पर दिया है बुद्धि, मस्तिष्क, तो उसमें तर्क शक्ति, तार्किक शक्ति आप दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। देखिए क्या है, जैसे यहाँ पर बुद्धि के साथ मस्तिष्क दिया था तो हमने क्या लिखा, तर्क। फिर इधर क्या है, विवेक। विवेक मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम पेशेंस के साथ समझें कि क्या है। सोचिए, भाई बुद्धि होगी तभी तो हम सोचेंगे। चतुराई भी बुद्धि पर डिपेंड है, सूझबूझ भी बुद्धि पर ही डिपेंड है। और जान, यानी कि अपनी जान भी हम बुद्धि के बेसिस पे बचा सकते हैं, या जानकारी ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं लोक कथा को सुनाना। चलिए देखते हैं इसमें क्या गतिविधि है। लोक कथा के लिखित रूप में आने से पहले कहानियों का प्रचलन मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, यानी कि लिखना तो बहुत बाद में शुरू हुआ। पहले क्या होता था, एक दूसरे को मौखिक तौर पर कहानियां सुनाई जाती, मौखिक मतलब बोलकर एक दूसरे तक पहुंचती थी। इसमें कहानी सुनने, सुनाने और याद रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कहानी कहने या सुनाने वाला इस तरह से कहानी सुनाता था कि सुनाने वालों को रोचक लगे, यानी कि इंटरेस्टिंग लगे। ये बहुत ज़रूरी होता था, सुनाने का तरीका, बोलने का तरीका इस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जाता था। इसमें कहानी सुनाने वालों को आनंद तो आता ही था, कथा उन्हें याद भी हो जाती थी। जाहिर सी बात है, अगर हम बोलकर कोई चीज़ आपको बता रहे हैं तो आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ये कहानी सुनाने वाले के ऊपर डिपेंड बहुत करता है। अब चाहे अपने समूह के साथ मिलकर इस लोक कथा को रोचक ढंग से सुनाइए। लोक कथा को प्रभावी और रोचक रूप से सुनाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं जो लोक कथा को और भी आकर्षक बना सकते हैं। तो मतलब अगर आपको लोक कथा सुनानी है तो उसके लिए आपको कुछ नीचे आइडिया दिए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आइडिया, कथा कैसे सुनाना है। पहला, स्वर में उतार चढ़ाव, यानी कि अगर कहीं आश्चर्य है तो आपके चेहरे के हाव भाव स्वर में उतार चढ़ाव होना चाहिए। लोक कथा सुनाते समय स्वर में या आवाज़ में उतार चढ़ाव से उत्साह और रहस्य का निर्माण होता है। यानी कि जैसे हमारी आवाज़ तेज होती है, कम होती है,
तो इससे सुनने वाले के अंदर भी उतना उत्साह बढ़ता है। जब लोक कथा में कोई रोमांचक या रहस्यमय पल हो तो स्वर धीमा या तीव्र कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं वो गया, अरे, फिर वो बहुत तेजी से दौड़ा। अब देखिए इसमें हमने स्वर बदले कि नहीं बदले अपने, है ना। अब भावनाओं की अभिव्यक्ति, हमारे अंदर वो भावनाएं कैसे उभर रही हैं। भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वर का सही चयन करें, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य आदि को स्वर के माध्यम से दर्शाएं। स्वर मतलब आपकी आवाज के माध्यम से दर्शाएं। लोक कथा के पात्रों के लिए अलग अलग स्वर रखें। जैसे जब लोक कथा में अलग अलग पात्र हों तो हर पात्र के लिए अलग स्वर, जैसे ऊंचा, नीचा, तेज, धीमा का उपयोग किया जा सकता है, ताकि उनको पहचाना जा सके कि भाई ये बात कौन कह रहा है। हाथों और शरीर का उपयोग, अब कहानी सुनाते समय आप देखते हैं मेरे हाथ चल रहे हैं, चीज़ें हम इधर से हिल रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते रहना चाहिए। जब आप लोक कथा में किसी घटना का वर्णन करें तब शारीरिक मुद्राओं और चेहरे के भावों का उपयोग किया जा सकता है। हमारे चेहरे का भाव भी उसी तरीके से बदलना चाहिए। हास्य का प्रयोग, जब कोई हास्यपूर्ण या आनंददायक दृश्य हो तो चेहरे की मुस्कान और हंसी के साथ उसे प्रस्तुत करें। यानी कि जब कोई ऐसा हो कि आप उसको प्रकट करें हंसी के साथ, तो आपके चेहरे पर भी हंसी या मुस्कान होनी चाहिए। विवरणात्मक भाषा का प्रयोग, किसी भी चीज का विवरण प्रस्तुत करना। लोक कथा में वर्णित स्थानों और पात्रों को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि श्रोता उनकी छवि अपने मन में बना सके। यानी कि जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो जिस रास्ते से वे जा रहे हैं वो रास्ते का चित्र आपके दिमाग में बनना चाहिए, जो पात्र है उसका चित्र आप अपने दिमाग में बना सको। रोचक मोड़, एक दो बार लोक कथा में रोमांचक मोड़ों पर थोड़ी देर के लिए रुकें या श्रोताओं में उत्सुकता होने दें। जैसे क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो ऐसे मोड़ों पर लाकर भी आप श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। संवादों को स्पष्ट और प्रासंगिक बनाना, यानी कि जो डायलॉग्स हैं उनके बारे में। पात्रों के संवाद इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे मौलिक लगें, क्योंकि जो सुन रहा है वो अपने आप से उसको रिलेट कर सके। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ हम काल्पनिक नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं कारक। कारक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए कारक लगते हैं। अभी कारक क्या होते हैं, जैसे ने है, को है, के लिए है, से है, में है, पर, ऊपर, ये सभी कारक होते हैं। ये एक शब्दों से दूसरे शब्दों को जोड़ते हैं, तभी सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, है ना। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, कारक। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। भाइयों जवाब दिया, कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा ना। ये वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा है। अब नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। भाइयों ने जवाब दिया, तो यहाँ पर देखिए पहले वाक्य से दूसरे वाक्य में हमने यहाँ क्या लगाया, ने लगाया। ये ने ही कारक है। हमने कहा ना, कर्ता का संबंध बाकी सेंटेंस से, बाकी वाक्य से स्थापित करने के लिए अक्सर हम कारक लगाते हैं। इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया? बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच संबंध को जोड़ रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूपों को कारक या परसर्ग कहते हैं। कारक को हम क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहा जाता है। कारक शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अब कुछ हमारे पास नीचे लिखे हुए हैं। चलिए अब यहाँ पर ये जो हमारे सामने हमने अभी ये देखा ना, ये दिया है। अब इसी की एक्सरसाइज हमारे सामने प्रस्तुत कर दी गई है। कैसे, चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा करना है। अब ऊपर हमारे सामने कारक दिए हैं, यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हैं, हमें पूरा करना है। चलिए देख लेते हैं। पहले क्या है, हमने तो तुम्हारे ऊंट डैश देखा तक नहीं, भाइयों डैश परेशान होते हुए कहा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, क्या होगा, को। देखो को आया, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। मैं अपने रेवड़ों डैश पहाड़ों डैश लिए जा रहा था। अब देखिए इसमें 4 दिए गए, चारों को कैसे भरेंगे। देखिए, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी।
नेक्स्ट आते हैं, राजा डैश उसी समय अपने मंत्री डैश बुलाया और उसके कान में डैश कुछ फुसफुसाया। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। तो ये सभी कारक भरते जा रहे हैं हमारे। फिर नेक्स्ट आते हैं, यह सुनकर राजा डैश पेटी डैश पास लाने डैश आदेश दिया। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। तो जितने भी आप रेड देख रहे हो ये सभी क्या है, कारक। अगर इन कारकों को हम सेंटेंस में नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस पूर्ण होंगे ही नहीं, हमें इन सेंटेंस के अर्थ को हम समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है सूचना पत्र। ठीक है, सूचना पत्र कैसे लिखा जाता है। अब आप लोग सूचना पत्र से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। कैसे, आपके यहाँ स्कूल्स में नोटिस इशू होता है ना, इंग्लिश में उसे नोटिस कहते हैं और हिंदी में उसे क्या कहते हैं, सूचना। ठीक है, चलिए देखिए, कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा में वह घुड़सवार है जिसका ऊँट खो गया है। ठीक है, आप अपने ऊँट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकवाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र लिखिए। अब आपको सूचना पत्र लिखना है। देखिए, तो सूचना पत्र का अपना एक फॉर्मेट होता है, आप लोगों ने नोटिस देखा है ना, उसमें सबसे ऊपर लिखा जाता है सूचना। ठीक है, अब उसके बाद में उस सूचना का सब्जेक्ट क्या है, किस लिए वो सूचना दी गई है। तो सब्जेक्ट क्या है, खोया हुआ ऊँट। ठीक है, उसके बाद विषय वस्तु आती है। विषय वस्तु में क्या है, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि मेरे खोए हुए ऊँट को खोजने में मदद करें। अब ऊँट तो बहुत सारे होते हैं, अब कौन सा ऊँट मेरा है, तो आपको अपने ऊँट के बारे में बताना पड़ेगा कि आपके ऊँट की पहचान क्या है। तो देखिए, उसका विवरण आपको देना पड़ेगा। क्या है, ऊँट का प्रकार, बहुत बड़ा ऊँट भूरे रंग का है। उसकी विशेषता है एक आँख से नहीं देखता, यानी कि दाईं आँख खराब है। नेक्स्ट, उस पर कौन सवार है, मेरी पत्नी, छोटा सा बेटा ऊँट पर सवार थे। खोने का स्थान, कहाँ से खोया, नगर के निकट सुनसान रास्ते पर। खोने का समय, कुछ दिन पहले का, या जब भी खोया आप दे दोगे। ठीक है, अब अगर मान लो किसी को ऊँट मिले तो वो आप तक कैसे लेकर आएगा, तो आपको अपना संपर्क स्थान भी देना। भाई आजकल तो है कि मोबाइल नंबर, लेकिन जब ऊँट खोया तो उस समय तो मोबाइल थे नहीं ना। तो देखिए क्या है, यदि आपको ऊँट या मेरे परिवार के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपा कर मुझे नगर के मुख्य चौक पर मिले या राजा के महल में संदेश भेजें। अब मिलने का स्थान बता दिया कि ये जगह पर आप मुझसे मिलकर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपने ढूंढ लिया, भाई कोई व्यक्ति मेरा ऊँट क्यों ढूंढेगा, उसे कुछ लालच देना पड़ेगा, तो हमने इनाम रख दिया। क्या है, ऊँट और मेरे परिवार को खोजने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा, धन्यवाद। अपना नाम लिखिए, यानी आपका ऊँट खोया तो आप तो घुड़सवार हो, अपना नाम लिखो वहाँ पर। ठीक, चलिए, तो अभी हमने जैसे बताया था कि हमारे बुक में दो तरीके से प्रश्न दिए, एक पार्ट से, तो अभी तक हमने पार्ट से आधारित प्रश्न कर लिए। अब पार्ट से आगे चलते हैं। ठीक है, पार्ट से आगे आपकी बात क्या दिया गया है। प्रश्न 1, लोक कथा में 3 भाइयों की पैनी दृष्टि की बात कही गई है। क्या आपने कभी अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किया है। उस समस्या और आपके द्वारा दिए गए हल के विषय में लिखिए। ठीक है, अब आपको उस समस्या के बारे में लिखाना है, उसका आपने हल कैसे निकाला और अपनी पैनी दृष्टि किस तरीके से इस्तेमाल करी ये बताना है। हाँ, मैंने एक बार अपनी पैनी दृष्टि का उपयोग किया है। मेरे घर में टीवी अचानक बंद हो गया, सबको लगा कि ये खराब हो गया है, लेकिन मैंने ध्यान से देखा कि टीवी का प्लग ढीला था और बिजली का कनेक्शन ठीक नहीं था। मैंने प्लग को ठीक किया और टीवी फिर से चालू हो गया। तो समझ में आया, वो आपकी पैनी दृष्टि थी कि आपने देखा कि सॉकेट बोर्ड में वो प्लग ठीक से नहीं लगा था। प्रश्न संख्या 2, लोक कथा में बताया गया है कि भाइयों ने बचपन से हर वस्तु पर ध्यान देने की आदत डाली। यदि आपने ऐसा किया है तो आपको अपने जीवन में इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं। अगर आपने हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखा है तो इससे आपको क्या क्या लाभ मिले हैं। मैंने भी बचपन से छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की आदत डाली है।
इसके लाभ क्या हुए? बेहतर सीखना, हमने बहुत अच्छा सीखा। स्कूल में शिक्षक की हर बात को ध्यान से सुनता हूँ, जिससे मुझे पाठ आसानी से समझ आता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं समस्याओं का समाधान। अगर कोई चीज़ खो जाए तो मैं ध्यान से सोचता हूँ कि आखिरी उसे कहाँ देखा था, और फिर मिल जाती है। अब कोई भी चीज़ होगी, उसकी लास्ट टाइम हमने कहाँ देखा था, अगर हम उस जगह पे जाके देखें तो शायद हमने वहाँ से उठाया था, वो हमें पिक कर ले हो जाए कि भाई हाँ, हो सकता है मैंने उठाया, कहीं मैंने इधर उधर रख दिया। नेक्स्ट है जागरूकता। मैं अपने आसपास की चीज़ों को बेहतर समझता हूँ, जैसे मौसम का बदलना या किसी भावनाओं को। अब मैं आसपास देखता हूँ कि एकदम से ठंडी हवा चल रही है तो क्या बात है, या मेरे आसपास के लोगों के इमोशंस किस तरह चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3। लोक कथा में भाइयों को यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयाँ आईं, जैसे भूख, थकान और पैरों में छाले। ये सब परेशानी उनको तो आई थी। आप अपने दैनिक जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, लिखिए। अब डेली आपको अगर कोई परेशानियां होती हैं तो आपको लिखना होगा। मेरे दैनिक जीवन की कठिनाइयां, सबसे पहली चीज़ है समय की कमी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं मगर समय कम होता है। स्कूल, होमवर्क और खेल के लिए समय कम पड़ता है। फिर आते हैं पढ़ाई का दबाव। कुछ विषय जैसे गणित समझने में मुश्किल होती है। ये भी हमको, बहुत सारे लोग, किसी को मैथ्स मुश्किल लगती है, किसी को साइंस मुश्किल लगती है, किसी को एसएसटी मुश्किल लगती है, तो हर किसी को अलग अलग सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं। थकान, दिन भर की गतिविधियों के बाद मैं बहुत थक जाता हूँ। अब इतनी सारी भाई पढ़ाई, खेलना सब कुछ होगा तो होगा कि नहीं, थकान होती है। छोटी मोटी परेशानियाँ, जैसे बारिश में स्कूल जाना या बस का इंतज़ार करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब बहुत बारिश हो रही है तो कैसे बस तक जाएं, पानी भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें। प्रश्न संख्या 4 है, भाइयों ने बिना देखे ही ऊंट के बारे में सही सही बातें बताई। क्या आपको लगता है कि अनुभव और समझ से देखे बिना भी सही निर्णय लिया जा सकता है? क्या आपने भी कभी ऐसा किया, यानी कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, बिना समझे आपने सही निर्णय ले लिया हो? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? हाँ, मुझे लगता है कि अनुभव और समझ के बिना देखे भी सही निर्णय लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक बार मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैंने उनका पर्स गलत जगह रख दिया। मैंने सोचा और याद किया कि मैंने उसे सोफे के पास देखा था। बिना दोबारा देखे मैंने उन्हें बताया और पर्स वहीं मिल गया। ठीक है ना, कि वहाँ जाकर मुझे दोबारा नहीं देखना पड़ा कि मैंने कहाँ रखा था, वो मुझे याद था तो मैंने बता दिया। प्रश्न संख्या 5, जब ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की तो भाइयों ने बिना गुस्सा किए शांति से उत्तर दिया। ठीक है, उन्होंने गुस्सा नहीं किया कि ये मेरे ऊपर संदेह कर रहा है, उन्होंने हर चीज़ का बहुत शांति से उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि कभी किसी को संदेह होने पर हमें भी शांत रहकर उत्तर देना चाहिए? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? ऐसे में आपने क्या किया जा सकता है? क्या आपने कभी ऐसा किया है? अब आपको बताना है कि आप पे कोई संदेह कर रहा है मगर आपने शांत रहकर किया है, तो वो सिचुएशन, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। हाँ, मुझे लगता है कि संदेह होने पर शांत रहकर उत्तर देना चाहिए। तुरंत हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से स्थिति और ख़राब हो सकती है। एक बार मेरे दोस्त ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने उसका पेन लिया। मैंने शांति से कहा कि मैंने उसका पेन नहीं देखा और उसे अपनी डेस्क में देखने को कहा। बाद में उसे पेन अपनी किताब में मिला। भाई, जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है, मैंने कोई क्राइम किया ही नहीं है, तो मैं क्यों कहूँ कि मैं गुस्सा क्यों हूँ? तो शांत रहकर उत्तर दीजिए। शांत दिमाग आप बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकता है। गुस्सा चीज़ों को बिगाड़ देता है। प्रश्न संख्या 6 है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमानी देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। राजा ने जब देखा तो सभी आश्चर्य, पूरा राज दरबार ही आश्चर्य में था। क्या आपको कभी किसी की सोच, समझ या किसी की विशेष कौशल को देखकर आश्चर्य हुआ है? क्या आपने कभी किसी से कुछ ऐसा सीखा है जो आपके लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला हो? ठीक है, तो आपने कभी कुछ ऐसा सीखा है? चलिए देखें। हाँ, मुझे अपने शिक्षक की ये गणित समझाने की कला देखकर बहुत आश्चर्य होता है। यानी कि वो मैथ्स को जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने एक जटिल सवाल को इतने आसान तरीके से समझाया कि मुझे तुरंत समझ में आ गया।
कोई मुश्किल सवाल होता है ना, किसी किसी के पढ़ाने का स्टाइल कुछ होता है, चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। वैसे मैंने उनसे सीखा कि किसी भी मुश्किल चीज़ को आसान बनाने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना चाहिए। यह मेरे लिए नया और उपयोगी था। भाई अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास बल्क में कोई वर्क है तो आप क्या करोगे, एक साथ तो सारा करोगे नहीं, एक एक करके करोगे ना। तो यहाँ पर भी बहुत मुश्किल सवाल था, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हल किया और वो बहुत आसानी से हो गया। प्रश्न संख्या 7 है, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों को यह सलाह दी कि वे समझ और ज्ञान जमा करें। ये कहा था, क्या आपको कभी किसी बड़े व्यक्ति से ऐसी कोई सलाह मिली है जो आपके जीवन में उपयोगी रही हो? क्या आप भी अपने अनुभव से किसी को ऐसी सलाह दोगे? तो क्या आपको मिली है ये बताना है, और क्या आप दोगे ये बताना है। तो ये 2 तरीके के सवाल यहाँ पूछे गए हैं। मेरे दादाजी ने मुझे सलाह दी थी कि हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करूं, क्योंकि ये चीज़ें लंबे समय तक साथ देती हैं। यह सलाह मेरे लिए उपयोगी रही, क्योंकि स्कूल में मेहनत करने से मेरे अंक बेहतर हुए। मैं अपने छोटे भाई को यही सलाह दूंगा कि वह पढ़ाई में मेहनत करे और कभी झूठ ना माने। मतलब जितनी आप मेहनत कर सकते हो करो, झूठ का सहारा लिया वहां पे चीजें बिगड़ जाती हैं। प्रश्न संख्या 8 है, भाइयों ने अपने ऊपर लगे आरोपों के होते हुए भी सदा सच्चाई का साथ दिया। उनके ऊपर चोर का टैग लगा था, चोर का लगा दिया था, भाई घुड़सवार ने बोला था, राजा ने भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सच्चाई पर टिके रहे थे। क्या आपको लगता है कि सदा सच बोलना महत्वपूर्ण है, भले ही स्थिति कठिन क्यों ना हो? क्या आपको किसी समय ऐसा लगा कि आपकी सच्चाई ने आपको समस्याओं से बाहर निकाला हो? आपको ऐसी कोई सिचुएशन बतानी कि जहां परिस्थितियां मुश्किल थी लेकिन आपने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और उस मुश्किल परिस्थिति से सच्चाई ने आपको बाहर निकाल लिया हो। हाँ, मुझे लगता है कि सदा सच बोलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विश्वास बनाता है और समस्याओं को हल करता है। एक बार मैंने गलती से अपनी माँ का गिलास तोड़ दिया। मैं डर रहा था, लेकिन मैंने सच बता दिया। माँ ने मुझे डांटा, लेकिन बाद में मेरी सच्चाई की तारीफ की और मुझे माफ़ कर दिया। अगर मैं उस समय बोलता कि नहीं भाई मैंने नहीं तोड़ा है, बाद में मेरा झूठ पकड़ा जाता, तो मम्मी पापा का विश्वास भी मेरे ऊपर से उठता और डांट तो पड़ती ही पड़ती। तो जब हमने आगे से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझसे टूटा है, तो मम्मा ने डांटा तो उस समय, लेकिन बाद में ये भी तारीफ करी कि तुमने से गलती हुई और तुमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखना, सुनना और अनुभव करना। ठीक है ना, तीनों भाइयों ने यही चीज़ करी थी। हर चीज़ को वो बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, समझ रहे थे और कर रहे थे, है ना। देखिए क्या है, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी वस्तु को अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। ठीक है, कोई भी चीज़ हो हम उसको मतलब बहुत ध्यान से देखते हैं। हमने वस्तुओं को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया। ये कौन बोल रहा था, वो तीनों भाइयों में से बोल रहे थे ना कि भाई हमने बचपन से अपने अंदर ये आदत डाली है और हमने इस पे मेहनत भी बहुत करी है। इस लोक कथा में तीनों भाई आसपास की प्रत्येक घटना, वस्तु आदि को ध्यान से देखते, सुनते, सूंघते और अनुभव करते थे। कोई भी घटना घटे उसको, हर चीज़ को बहुत ही डीपली देखना समझना वो करते थे, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का पूरा उपयोग करते। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, कौन सी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अपने जो है सेंसिटिव हमारे ऑर्गन्स होते हैं, सारी चीज़ें इन्हीं से हम देखते हैं। आँख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से चखकर और त्वचा से स्पर्श करके हम किसी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। आइए अब एक खेल खेलते हैं जिसमें आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का उपयोग करने के अवसर मिलेंगे। चलिए देखिए क्या है, हाँ या नहीं प्रश्न उत्तर खेल। ठीक है, हाँ या नहीं प्रश्न उत्तर खेल आपको देना है। चरण क्या है, यानी कि इसके स्टेप्स क्या हैं। पहला, एक विद्यार्थी कक्षा से बाहर जाकर दिखाई देने वाली किसी एक वस्तु या स्थान का नाम चुनेगा। कक्षा के भीतर से ही कोई नाम चुना जा सकता है, यानी कि आप क्लास में बैठे हैं और बाहर की किसी भी एक चीज़ का नाम आप चुन लो।
दूसरा, विद्यार्थी वापस कक्षा में आएगा, अगर वो बाहर गया है तो फिर से वापस आएगा और उस नाम को एक कागज पर लिख देगा। उसे क्या करेगा, एक चिट पर लिखेगा। लेकिन ध्यान रहे वह कागज पर लिखे नाम को किसी को ना दिखाए, यानी कि उसने खुद वो चीज़ चुनी है, लाएगा, पर्ची में लिखेगा और किसी को नहीं बतानी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अन्य विद्यार्थी बारी बारी से उस वस्तु का नाम पता करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बाहर जाकर हमने कोई फूल का नाम है, तो अब ये पूछेगा कि भाई तुमने कोई पेड़ देखा है, वो तुम बोलोगे नहीं, बोलेगा देखा है, कहते हैं हाँ, पीले रंग का है, नहीं, लाल रंग का है, हाँ। तो इस तरीके का हाँ या नहीं में प्रश्न पूछेगा। और चौथा स्टेप हमारे पास में क्या रहेगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या नहीं में दिया जाएगा। यानी कि जैसे मुझे गेस करना है कि उस बच्चे ने क्या लिखा है पर्ची में, तो मैं अगर क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो वो बच्चा हाँ या नहीं इनमें ही उत्तर देगा। ठीक है, अब उदाहरण के लिए, क्या इस वस्तु का उपयोग कक्षा में होता है। अब उस बच्चे ने को अगर बाहर के लिए है, अंदर के लिए, तो पहले तो आपको बड़ा सॉर्ट आउट करना है कि बाहर का है कि अंदर का है, तो ये बताना है। फिर क्या ये खाने पीने की चीज़ है, क्या ये लकड़ी से बनी है, क्या ये बिजली से चलती है। तो इस तरीके से आप एक एक करके प्रश्न पूछोगे और वहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, अब नंबर 5 स्टेप क्या है, सभी विद्यार्थी अधिकतम 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं, इसलिए उन्हें सोच समझकर प्रश्न पूछने होंगे। यानी कि अब ये थोड़ी ना कि अनलिमिटेड प्रश्न पूछता जाए, एक बच्चा 20 ही प्रश्न पूछेगा उस विषय के बारे में। ठीक है, तो प्रश्न ताकि उस वस्तु का नाम पता कर सके। फिर है, यदि 20 प्रश्नों के अंदर विद्यार्थी वस्तु सही अनुमान लगा लेते हैं तो वो जीत जाएंगे। अब दूसरे विद्यार्थी को बाहर भेजकर गतिविधि दोहराएं। ठीक है, अब अगर गैस हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो गैस करने के लिए दूसरा बच्चा आएगा, और अगर हो गया तो दूसरे बच्चे को बाहर भेजिए कि वो गैस करके एक नाम लाए और पर्ची पे लिखे। गतिविधि के अंत में सभी मिलकर इस खेल से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये एक आपको एक्टिविटी दे दी गई। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अब इसको आप खेलोगे कैसे। मैंने तो आपको अभी खाली खेल के नियम बताए हैं, आप कैसे खेलेंगे। हम इस खेल को निम्नलिखित तरीके से खेलेंगे। चरण यानी कि स्टेप, पहला चरण क्या था, वस्तु का चयन करना है। एक विद्यार्थी कक्षा से बाहर जाएगा और एक वस्तु का नाम चुनेगा, जैसे किताब। वह कक्षा के अंदर की वस्तु है, जैसे बोर्ड या पंखा भी चुन सकता है। इससे खेल शुरू होता है और जिज्ञासा बढ़ती है। तो कोई भी आप नाम एक ले लो। फिर नेक्स्ट स्टेप है नाम लिखना। विद्यार्थी वापस कक्षा में आएगा और चुनी गई वस्तु जैसे किताब का नाम एक कागज पर लिखेगा। वह इस कागज को किसी को नहीं दिखाएगा ताकि रहस्य बना रहे। मैंने गई हूँ अगर, तो मुझे को पता रहेगा और किसी को पता नहीं रहेगा। ठीक, नंबर 3 प्रश्न पूछना। अब बाकी विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे, अन्य विद्यार्थी बारी बारी से वस्तु का नाम पता करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। प्रत्येक प्रश्न का जवाब केवल हाँ या नहीं में होगा। ठीक है, तो सिर्फ हाँ या नहीं करके ही आंसर देना है, ये नहीं बताना। उसने कहा कि भाई क्लास के अंदर की है तो आप हाँ बोलोगे, वो लकड़ी की बनी है तो आप ना बोलोगे, लकड़ी की तो नहीं बनी है, वो तो कागज़ की बनी हुई है ना। उदाहरण, क्या यह कक्षा में उपयोग होता है, या क्या यह कागज से बना है। कोई भी प्रश्न पूछो। ठीक है, प्रश्नों का उदाहरण, जैसे विद्यार्थी ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो वस्तु को पहचानने में मदद करें, जैसे क्या यह वस्तु कक्षा में उपयोग होती है, हाँ। क्या यह खाने पीने की चीज़ है, नहीं, क्योंकि उसने तो किताब लिखा है तो नहीं लिखोगे। क्या यह कागज से बना है, हाँ। क्या यह पढ़ने के लिए है, हाँ। तो इन 4 में ही आप कहाँ तक पहुँच गए, किताब तक पहुँच गए ना। प्रश्नों की सीमा, सभी विद्यार्थी अधिकतम 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। उन्हें सोच समझकर चतुर प्रश्न पूछने होंगे ताकि वे कम से कम प्रश्नों में वस्तु का नाम जैसे किताब का पता भी लगा सकें। ठीक है, तो आप बहुत चतुराई से प्रश्न पूछे, ये नहीं कि अंधाधुंध प्रश्न पूछे जा रहे हो। जीत के नियम, यदि 20 प्रश्नों के अंदर विद्यार्थी सही अनुमान लगा लेते हैं जैसे किताब, तो वे जीत जाएंगे। यह उनकी तार्किक सोच और अवलोकन कौशल को दर्शाता है कि मतलब हमें ये पता करना है तो हम किस तरीके से प्रश्न पूछें, तो इससे हमारी तर्क शक्ति जो है वो डेवलप होगी। गतिविधि दोहराना, अब इसी की गतिविधि को आप दोबारा किसी दूसरे बच्चे को बाहर भेजकर दोहरा सकते हो। जीत के बाद ये नया विद्यार्थी बाहर जाकर दूसरी वस्तु चुनेगा और खेल फिर से शुरू होगा। इससे सभी को खेलने और सीखने का मौका मिलेगा।
अनुभव पर चर्चा। अब आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ इससे आप बताओगे। गतिविधि के अंत में सभी विद्यार्थी मिलकर अपने अनुभव साझा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि कौन से प्रश्न सबसे उपयोगी थे, जैसे क्या यह जीवित है, जिसने वस्तु की श्रेष्ठ स्पष्ट किया। कुछ प्रश्न जैसे क्या यह नीले रंग का है कम उपयोगी थे। यह खेल हमें एक सिखाता है कि सही प्रश्न पूछने से तेजी से जवाब मिलता है, जैसे कि ये लोक कथा में भाइयों ने अपनी पैनी दृष्टि से किया था। मतलब अब ये अवलोकन करना होगा कि किस बच्चे ने अपनी पैनी दृष्टि लगाई, ठीक है ना। पहले प्रश्न का जब हमें उत्तर मिलता है तो हमारा दूसरा प्रश्न उसी पर ही डिपेंड होता है ना। कि जैसे उसने बोला किताब कक्षा के अंदर की वस्तु है, तो आप बोलोगे हाँ। तो अब कक्षा में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है, किताब वगैरह होती है, तो आप बोलोगे कागज़ की बनी है। अगर उसने बोला हाँ तब तो किताब कॉपी हुआ। अगर उसने बोला ना तो तुम बोलोगे लोहे की बनी है, तो वो पंखा हो सकती है। फिर आप अगर उसने बोला लोहे की बनी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्या बिजली से चलती है, तो वो बोलेगा हाँ। तो आपको ये समझ में आ गया कि लाइट है, फैन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। फिर आप बोलोगे उसको जलाने से रोशनी होती है, अगर बोलेगा नहीं तो आप दूसरा पूछोगे क्या उसको चलाने से हवा मिलती है, वो बोलेगा हाँ, तो वो क्या हुआ, फैन हो गया, पंखा हो गया। तो एक क्वेश्चन के आंसर पे ही दूसरे क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब खा आ जाते हैं। अब नेक्स्ट गतिविधि क्या है, स्पर्श, गंध और स्वाद को पहचानना, ठीक है। आप टच को, स्मेल को और टेस्ट को पहचानना। एक थैले या डिब्बे में सावधानी पूर्वक एवं सुरक्षित, ठीक है, विभिन्न वस्तुएं जैसे फल, फूल, मसाले, खिलौने, कपड़े, किताब, गुड़ आदि रखें। एक में आप सारी चीजें रख लो। ये सारी चीजें विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर केवल स्पर्श, गंध या स्वाद का उपयोग करके वस्तु को पहचान करनी होगी और उसका नाम बताना होगा। मेरी आंखों में पट्टी बंधी है, मेरी आंखों में, अब मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी तो मैं क्या करूँगी, एक उठाऊंगी, पहले इसको छूंगी, फिर सूंघूंगी, अगर लगेगा है तो फिर मैं टेस्ट भी करूँगी। तो इन चीज़ों से हमें उस वस्तु को पहचानना होगा कि मेरे सामने क्या चीज़ है। बारी बारी से प्रत्येक विद्यार्थी को बुलाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधें। नेक्स्ट है, उसे डिब्बे से एक वस्तु दी जाएगी, विद्यार्थी उसे छूकर, सूंघकर, चखकर पहचानने का प्रयास करेंगे, ठीक। सही पहचान करने के बाद विद्यार्थी बताएंगे कि उन्होंने उस वस्तु को कैसे पहचाना, ठीक है। जब वो पहचान ले तो अब आप उससे पूछो कि भाई तुमने ऐसी क्या चीज़ थी कि तुमने गेस किया कि नहीं ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक एक करके सभी विद्यार्थियों को अलग अलग वस्तुओं को पहचानने का अवसर मिलेगा। अंत में सभी वस्तुओं को कक्षा में दिखाएं और उनके बारे में चर्चा करें कि किस वस्तु को पहचानना आसान है या कठिन लगा। चलिए अब कैसे करेंगे, हमने गेम के नियम देख लिए, अब गेम कैसे खेलना है। चलिए हम इस गतिविधि को निम्नलिखित तरीके से करेंगे। पहला स्टेप क्या है, वस्तुओं का चयन और तैयारी करनी है हमें। हम एक डिब्बे में सावधानी पूर्वक सुरक्षित वस्तुएं रखेंगे। अब ये नहीं हो कि भैया चाकू रख लो, पिन रख लो, कील रख लो, ये नहीं, जिससे किसी को चोट ना लगे, ऐसी चीज़ें हमें रखनी है। जैसे सेब फल हो गया, गुलाब फूल हो गया, इलायची मसाला हो गया, छोटा प्लास्टिक का खिलौना हो गया, सूती कपड़ा, किताब और गुड़ हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप छू के, सूंघ के और टेस्ट करके पहचान सकते हो। ये वस्तुएं ऐसी होंगी जिन्हें छूना, सूंघना और चखना सुरक्षित हो। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को खाने से नुकसान नहीं होना चाहिए, छूने से नुकसान नहीं होना चाहिए, सूंघने से नुकसान नहीं होना चाहिए। पट्टी बांधकर पहचान करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी की आंखों पर पट्टी बांधकर केवल स्पर्श, गंध और स्वाद का उपयोग करके डिब्बे में से दी गई वस्तु की पहचान करनी होगी। उन्हें वस्तु का नाम बताना होगा, जैसे यह सेब है, ठीक है। अब हमारे सामने रखा है तो पहले छुओ, तो छूने से तो ये पता चलेगा कि भाई ये गोल है, ठीक है। सेब की अपनी स्मेल भी होती है, सूंघने से पहचान सकते, सूंघने से ना पहचान पाओ तो टेस्ट कर लो। बारी बारी से भागीदारी, हम बारी बारी से प्रत्येक विद्यार्थी को बुलाएंगे और उसकी आंखों पर पट्टी बांधेंगे। इससे सभी को समान अवसर मिलेगा और गतिविधि रोचक बनी होगी, ठीक। नेक्स्ट आते हैं वस्तु देना और पहचानना। प्रत्येक विद्यार्थी को डिब्बे से एक वस्तु दी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर सेब दिया गया तो विद्यार्थी उसे छूकर, गोल और चिकना, सूंघकर, हल्की मिठास या चखकर बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पहचान का तरीका बताना। अब हम जिस बच्चे ने अगर पहचान लिया तो हम उससे ये पूछेंगे कि तुमने इसको पहचाना कैसे,
ठीक है, ये भी तो पूछना पड़ेगा। सही पहचान करने के बाद विद्यार्थी बताएंगे कि उन्होंने वस्तु को कैसे पहचाना। उदाहरण के लिए, मैंने सेब को उसके चिकने स्पर्श और हल्की मीठी गंध से पहचाना। इससे हमें उनकी सोच और इंद्रियों के उपयोग को समझने में मदद मिलेगी कि भाई ये कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प मिलेंगी। सभी को अवसर दीजिए, कोशिश कीजिए कि जितने भी बच्चे हैं सभी को इस चीज़ का मौका मिलना चाहिए। एक एक करके सभी विद्यार्थियों को अलग अलग वस्तुओं को पहचानने का मौका मिलेगा। उदाहरण के लिए, एक को सेब, दूसरे को इलायची, तीसरे को किताब आदि। इससे सभी को विभिन्न वस्तुओं का अनुभव होगा। ये नहीं कि एक को सेब दिया तो दूसरे को सेब दो, ऐसा नहीं, सबको अलग अलग दीजिए कि ताकि सब अलग अलग पहचान सकें। चर्चा और प्रदर्शन। अंत में हम सभी वस्तुओं को कक्षा में दिखाएंगे और चर्चा करेंगे। मतलब सारी चीज़ों के जब सब हो जाए, सारे बच्चों ने कर लिया, तो उसके बाद एक एक चीज़ दिखाएंगे और उस पर डिस्कशन होगा कि भाई इसको मैंने सेब दिया था तो इसने सूंघ के ही पहचान लिया, इसको हमने इलायची दी थी इसने छू कर ही पहचान लिया, इस तरीके से। हाँ, आसान या कठिन था। उदाहरण के लिए, सेब और इलायची को उसकी मजबूत गंध के कारण पहचानना आसान था, लेकिन खिलौना कठिन था क्योंकि उसकी कोई गंध नहीं थी। या हम यह भी चर्चा करेंगे कि कौन सी इंद्रिय यानी कि स्पर्श, गंध और स्वाद सबसे उपयोगी रहा, कौन सी इंद्रिय ने हमें सबसे पहले ज़्यादा वस्तुओं को गैस करने में मदद करी है। अब आ जाते हैं अनुभव। अब ये गतिविधि के बाद हमने क्या अनुभव किया। यह गतिविधि बहुत मज़ेदार और शिक्षाप्रद थी। इसने हमें सिखाया कि हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करके बिना देखे ही बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोक कथा में भाइयों ने किया। सेब और गुड़ जैसी वस्तुओं को पहचानना आसान था। ठीक है, गुड़ की भी महक होती है, उसे टेस्ट के भी पहचान सकते हैं, छू के भी पहचान सकते हैं, क्योंकि उसकी गंध और स्वाद मजबूत थे। लेकिन किताब और कपड़े को पहचानना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इनकी गंध कम थी। इस गतिविधि में हमें धैर्य, जागरूकता और अपनी इंद्रियों पर भरोसा करना सिखाएगा। यानी कि हम एक तरीके से अपनी जितनी भी स्पर्शेंद्रियां हैं, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको हम और अच्छा बना सकेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अब आज की पहेली। भाई पार्ट में हर जगह हम लोग के पास पहेलियां दी गई ना, देखें आज की पहेली क्या है। आपने पढ़ा कि तीनों बुद्धिमान भाई किस प्रकार अपने अवलोकन से ये बातें भी जान सकते थे जो अन्य लोग नहीं जान सकते थे। ठीक है, अब आपके सामने कुछ पहेलियां प्रस्तुत हैं जहां आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे। संकेतों के आधार पर आपको उत्तर खोजने हैं। अब पहेली में तो यही होता है, हमें संकेत दिए जाते हैं और हमें आंसर लिखना होता है। चलिए देखिए क्या है। कौन है यह प्राणी? अब आपके सामने आपको उस प्राणी को गेस करना है। अब हम देना शुरू करते हैं आपको हिंट। देखते हैं कितने हिंट में आप पहचानते हो। पहला क्या है, इसकी लंबी पूंछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। ठीक है, लंबी पूंछ है और पेड़ों की शाखाओं पर लिपटी रहती है। इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव हैं, यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो, जिन्हें यह चुपके से पकड़ता है। ओके, देखें समझ में आया है कि नहीं। नेक्स्ट आते हैं, यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है। इसके पास तेज आंखें हैं जो चारों दिशाओं में देख सकती है, यानी कि उसकी आंख चारों दिशाओं में रोटेट करती है। कौन है जो अपने परिवेश में घुल मिल जाए? वो क्या है? वो तो है गिरगिट। क्यों? क्योंकि वो अपना रंग बदलकर परिवेश में घुल मिल जाता है। तो ये क्या हो गया? गिरगिट। चलिए नेक्स्ट पहेली है रंगीन डिब्बे। चलिए देखते हैं। एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे बराबर रखे हैं। 4 डिब्बे बराबर रखे हैं, लाल, हरा, नीला और पीला। बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है? ठीक है, चलिए देखते हैं। लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है। ठीक है, लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है। ओके, ठीक है। हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, यानी कि जो लाल डिब्बा था उसके पास पीला डिब्बा नहीं है और ना ही उसके पास हरा डिब्बा है। ठीक है, हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। समझ में आया? चलो अब इसमें देखो 3 रंग के डिब्बे तो आपको बता दिए, लाल बता दिया, नीला बता दिया और हरा बता दिया।
लाल डिब्बा है, हरा डिब्बा है और आपका पीला डिब्बा है। चलो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, लाल डिब्बा बताया, ठीक है, हमने लाल डिब्बा बना दिया। फिर लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, अब नीला डिब्बा आ गया, ठीक है, यानी कि इधर तो हो गया हमारे पास में नीला डिब्बा। ओके, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आइए, हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। अब हरा डिब्बा कहाँ पर है, इसके पास में है। ओके, अब यहाँ पे आइए, पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है, पीला डिब्बा। पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है, यानी कि इसके पास में नहीं है। ओके, फिर अब किसके पास में बचा, जाहिर सी बात है ये कहाँ बचेगा, क्योंकि हरा, अब हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, पीला डिब्बा कहाँ है, हरे डिब्बे के, यानी कि इसके पास भी नहीं है, तो ये कहाँ पर आएगा, नीले डिब्बे के पास में। कहाँ आया, पीला डिब्बा नीले डिब्बे के पास में आएगा। चलिए देखते हैं, सही है आंसर, बिल्कुल सही, पीले डिब्बे के बराबर में नीला डिब्बा है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने ये अपने सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन फटाफट कर लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी हमारा इस चैप्टर पे एक वीडियो और बाकी है, जो हमारा रहेगा वन शॉट रिवीजन, जिसको हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे टेस्ट या एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहे। ये सारे वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे मिल रहे हैं, जो पूरी तरीके से यानी कि 100% फ्री है। इसके अलावा आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप सभी को अगर बुक्स, ई बुक्स और नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और लिंक पर क्लिक करके अपने ई बुक और ई नोट्स को बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।